थैंक यू बच्चों। मैं संतोष सम्राट आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में बात किए थे सॉल्यूशन यानी बिलियन से संबंधित कुछ परिभाषाएं विलय और विलायक के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिलियन का कुछ सामान्य गुण के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं बिलियन का सामान्य गुण। तो बिलियन का सामान्य गुण में 5 पॉइंट याद रखता है। सामान्य गुण में लगभग 5 पॉइंट है। सबसे पहला कि यह समांगीय एवं अस्थायी मिश्रण। दूसरा है कि यह एक प्रवस्था का तंत्र है। तीसरा है कि इसके कणों का आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम में होती है। चौथा है कि इसमें कि इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसका कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है, इसलिए इसका कण बहुत नग्न होता है, सूक्ष्म होता है। इसको हम नग्न आंखों यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और 5वां पॉइंट है कि इसके संघटन एवं गुण समान होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट इसका जो है सामान्य गुण हो गया। अब हम बात करेंगे कि बिलियन का क्लासिफिकेशन के बारे में, कि इसका कौन कौन से आधार बना करके इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो लगभग 4-5 आधार है इसके क्लासिफिकेशन करने का। जैसे सबसे पहला आधार है क्लासिफिकेशन करने का सोल्यूशन का, कि इसे बिलियन के अलग अलग प्रवस्था के लिए, क्योंकि बिलियन जो होता है ठोस के रूप में भी हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है। और इसमें जो विलेय है और विलायक यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वह सॉलिड के भी फॉर्म में हो सकता है, यानी ठोस की अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। तो उसके आधार पर अलग अलग करके हम इसका आधार बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम भौतिक अवस्था के आधार पर भी बांट सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 3 प्रकार से हो जाएगा: ठोस बिलियन, द्रव बिलियन, गैसीय बिलियन, यानी कि सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसीय सोल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं सोल्यूशन। एक बात करेंगे हम एक्वा सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन, और दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वा सोल्यूशन और जलीय विलयन, यानी कि जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है उसको जलीय विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित नहीं रहता है उसको हम लोग अजलीय विलयन कहते हैं। एक इसका आधार बना सकते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसको हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से और इसको हम आधार बना सकते हैं कि सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के इसको बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा तनु विलयन, जिसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट, जिसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से 3-4 आधार बना करके हम इसको विलयन को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। आधार बना करके हम सॉल्यूशन का यानी विलयन का वर्गीकरण करेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। विलायक की प्रकृति के आधार पर इसको कितने भाग में बांट सकते हैं। सांद्रता के आधार पर कितने भाग में है। तो अलग अलग करके प्रत्येक आधार बना करके सबका उदाहरण देखते जाएंगे, सबका परिभाषा देखते जाएंगे, सबका टाइप देखते जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया गैसीय सॉल्यूशन। 3 भाग में बांटे हैं इसको। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होता है: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब इसमें
हम ठोस विलयन का अलग बात करेंगे, द्रव विलयन का अलग बात करेंगे, गैसीय विलयन का अलग बात करेंगे। तो ठोस विलयन में यह देखेंगे कि विलेय और जो विलायक होते हैं वो अगर विलायक अगर ठोस में है, ठोस रूप में है, तो विलेय भी उसमें द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैसीय भी हो सकता है। अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो उसमें जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो उसमें भी विलेय जो है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग करके बांटेंगे। तो 3 ठोस में बनेगा, 3 द्रव में बनेगा और 3 फॉर्म गैसीय में बनेगा। तो टोटल जो है 9 आ जाएगा। ऐसे 3 प्रकार के होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। लेकिन अगर अलग अलग टाइप बांटेंगे हम, विलायक जो है ठोस है तो विलेय द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अगर विलायक द्रव विलयन में है तो इसको फिर 3 फॉर्म हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार से गैसीय। तो टोटल कुल जो है इसमें 9 हो जाएगा। फिर इसको बात करेंगे हम अलग अलग करके उदाहरण के तौर पर कि उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा। जैसे अगर ठोस का विलयन की बात करेंगे, ठोस विलयन को लेंगे तो ठोस में अगर विलायक के रूप में अगर ठोस है और विलेय के रूप में भी अगर ठोस है तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु में जैसे ठोस के रूप में जेडन हो गया या कॉपर हो गया। तो कॉपर और जिंक, तो अगर हम लेंगे इसमें विलायक के रूप में अगर जिसका मात्रा अधिक होता है तो कॉपर का 80% होता है पित्तल में और प्लस जेडन का 20% होता है। तो 80 और 20 मिलकर 100% उड़ता है। तो ये दोनों मिलकर के ब्रास, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पित्तल। तो पित्तल हो गया मिश्र धातु। तो ठोस का विलयन, यानी कि विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस, दोनों के विलयन है, दोनों मिलकर के ब्रास यानी पीतल बनाता है। तो पीतल हो गया मिश्र धातु। तो मिश्र धातु हो जाएगा ठोस का विलयन। इसी प्रकार से अगर विलायक के रूप में ठोस है और विलेय के रूप में हम लोग द्रव लेंगे, उसके आधार पर भी हो सकता है। फिर विलायक के रूप में हम ठोस लेंगे तो विलेय के रूप में गैस लेंगे। इस तरह से अलग अलग करके हम बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के रूप में हम पूरा एक जगह लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। चलिए बात करते हैं अलग अलग हम, गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन, यानी गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन, सबका 3-3। अगर विलायक के रूप में गैसीय विलयन है, उसमें विलायक के रूप में गैस है और विलेय के रूप में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर ठोस विलयन है, उसमें विलायक के रूप में ठोस है, तीनों ठोस ही है, ठोस ठोस ठोस। और विलेय के रूप में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर द्रव विलयन की बात करते हैं तो द्रव विलयन में विलायक के रूप में द्रव है, केवल द्रव है, और विलेय के रूप में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस तरह 3-3 का फॉर्म बना है। तो आइए हम बात करते हैं सबको अलग अलग करके। उदाहरण याद रखना है इसमें कि अगर गैसीय विलयन की बात करते हैं, अगर गैसीय विलयन में विलायक के रूप में गैस है, अगर विलेय के रूप में ठोस है तो इसका उदाहरण हो जाएगा धुंध, कुहासा। और विलायक के रूप में गैस है और विलेय के रूप में द्रव है तो इसका उदाहरण हो जाएगा ओस, बादल। और विलायक के रूप में अगर गैस है और विलेय के रूप में भी गैस है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा वायु यानी हवा। हवा में विभिन्न गैस है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी बहुत सारे गैसों का यह जो है वायु मिश्रण होता है। उसी प्रकार से अगर दूसरा में हम ठोस की बात करते हैं, ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में अगर विलायक के रूप में ठोस है और विलेय के रूप में भी ठोस है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को, या 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु जैसे पित्तल हो गया, कांसा हो गया। तो पित्तल जो होता है वह तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, कांसा जो होता है वह तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार से जो मिश्र धातु है, जितना भी मिश्र धातु है वह ठोस का विलयन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि अगर विलायक के रूप में ठोस हो और विलेय के रूप में द्रव हो तो इसका उदाहरण हो जाएगा टूथपेस्ट, हेयर क्रीम, बहुत सारा है, टूथपेस्ट हो गया, हेयर क्रीम हो गया, यह सब इसका उदाहरण हो गया। अगर विलायक के रूप में ठोस हो और विलेय के रूप में गैस हो तो उसका उदाहरण होगा प्लेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, या कोई भी अगर धातु है खास करके डी ब्लॉक का, उस पर जो है हाइड्रोजन का अधिशोषण। अगर तीसरा हम बात करते हैं द्रव विलयन का, तो द्रव विलयन में विलायक के रूप में अगर द्रव है और विलेय के रूप में ठोस है
तो इसका द्रव हो, और विलय के रूप में भी द्रव हो, द्रव का विलयन, तो जल में अल्कोहल का विलयन हो जाएगा, जल में अल्कोहल का विलयन। तीसरा हम बात करते हैं द्रव विलयन में कि अगर विलायक के रूप में द्रव हो और विलयक के रूप में गैस हो तो इसका उदाहरण हो जाएगा जल में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या रहता है, जल रहता है, उसमें उच्च ताप पर यानी उच्च दाब पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाया जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो गया द्रव और गैस का कि जल में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। पानी में भी ऐसे नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, उसमें भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, क्योंकि उसी घुले हुए ऑक्सीजन को जलीय जीव खास करके मछलियां अपने गलफरे के द्वारा सांस के रूप में जो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो ये इस तरह से जो आपका पार्ट बाय पार्ट हम बांट करके बता दिए हैं आपको कि गैसीय विलयन में 3 फॉर्म बनता है, ठोस विलयन में 3 फॉर्म बनता है, द्रव विलयन में 3 फॉर्म बनता है। इस सबको बारीकी से अध्ययन करना है और इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इसे वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो ये हो गया आपको भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जानकारी रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के हो गया, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। फिर अलग अलग करके हम सबको जो है बांट दिए हैं कि विलायक के रूप में अगर गैस हो, विलय के रूप में अगर ठोस, द्रव और गैस में से कोई हो तो क्या क्या हो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसी प्रकार से ठोस विलयन में अगर विलायक के रूप में ठोस हो, विलय के रूप में द्रव, ठोस, गैस कुछ भी हो तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है। अगर द्रव विलयन में, गैसीय विलयन में अगर गैस हो तो उसका जो है ठोस, द्रव और गैस कोई भी ले सकते हैं, तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है। इसलिए 3 फॉर्म में इसको सावधानी से याद करना है। अब हम बात करते हैं दूसरा आधार, विलायक के प्रकृति के आधार पर। विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन जो होता है 2 प्रकार के होता है कि विलायक जो है किस फॉर्म में है, वह जो है जल के रूप में है या उसमें कोई दूसरा जो है विलायक के रूप में अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, यानी कि वह इनऑर्गेनिक भी सॉल्वेंट के रूप में हो सकता है या ऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि इसको 2 फॉर्म में यानी कि 2 भाग में इसको बांटे हैं, तो इसका 2 भाग हो गया। यानी विलायक की प्रकृति के आधार पर जो है विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक जलीय विलयन, एक अजलीय विलयन। जलीय विलयन किसको कहते हैं, तो जिस विलयन में विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है, केवल जल उपस्थित रहता है, उस विलयन को हम लोग जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा हो गया नॉन एक्वस। नॉन एक्वस किसको कहते हैं, जिस विलयन में जल के अलावा कोई दूसरा विलायक के रूप में हो, जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी हो, यानी जल नहीं हो उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं अजलीय विलयन। तो जलीय विलयन और अजलीय विलयन, यानी कि जलीय विलयन में जल होता है और अजलीय विलयन, अ का मतलब नहीं, जिसमें जल नहीं होता है। तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि जिस विलयन में जल उपस्थित हो, यानी जल उपस्थित रहता है, उसे जलीय विलयन कहते हैं। और इसमें हो जाएगा जिस विलयन में तो अजलीय विलयन में क्या कि जिस विलयन में जल के अलावा यानी जल के अतिरिक्त कोई दूसरा विलायक अगर उपस्थित है तो उस विलयन को हम लोग अजलीय विलयन कहेंगे। तो इसमें याद रखने में कोई कठिनाई इसमें नहीं होगा। एक्वस और नॉन एक्वस यानी जलीय और अजलीय, जिस विलयन में जल उपस्थित रहता हो उस विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। जिस विलयन में जल उपस्थित नहीं रहता है यानी जल के अलावा कोई दूसरा विलायक उपस्थित रहता है उस विलयन को हम लोग अजलीय विलयन कहते हैं। तो इसको
अच्छा से ध्यान से सुनना है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है और अच्छे से अच्छे इसको जो है अपने अच्छे तरीके से वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी पॉइंट अगर समझने में दिक्कत हो तो इसको कमेंट करके हमको बताइए, फिर इसको हम नए तरीका से अलग वीडियो बना करके आपको देंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर अगला आधार बताते हैं कि सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं। सांद्रता के आधार पर भी हम विलयन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, यानी दो भाग में इसको बांटते हैं। जैसे एक होता है तनु विलयन, जिसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक ज़्यादा हो और विलेय कम हो, और सांद्र विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, विलायक की मात्रा कम हो। यानी कि इसको दो भाग में बांटते हैं, एक तनु एक होता है सांद्र विलयन। तनु को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब जैसे बात करते हैं कि अगर हम एक गिलास लेते हैं, उसमें पानी को डालते हैं, मान के चलिए कि इस गिलास में 500 ग्राम, या इसमें मान के चलिए कि 1 लीटर जल, 1 लीटर इसमें जल डाले, और इसमें एक दूसरा गिलास लेते हैं, उसमें भी बराबर मात्रा में विलायक है, यानी कि पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है। अब इसमें विलेय को डालना है हमको, तो इसमें क्या करते हैं, इसको बाहर से हमको विलेय को डालेंगे, तो विलेय डालेंगे, इसमें विलेय के रूप में हम चीनी, नमक, सोडा कुछ भी ले सकते हैं। तो मानकर चलिए कि इसमें हम 200 मिलीग्राम चीनी डालें, 200 मिलीग्राम चीनी डालें, और एक गिलास में 1 लीटर अगर पानी है और इसमें हम डाल दिए 500 ग्राम चीनी डाल दिए, तो यहाँ है 200 मिलीग्राम और यहाँ है 500 ग्राम। तो दोनों तो में विलायक का मात्रा सेम है, समान है, दोनों में विलायक 1 लीटर ही है। लेकिन विलेय की बात करते हैं तो विलेय जो चीनी या नमक जो हम डाले हैं उसमें, इसमें अगर इसको दूसरा बना देते हैं, इसको हम पहला मान लेते हैं। तो पहले गिलास की अगर बात करते हैं तो पहला गिलास में 1 लीटर जल है और 500 ग्राम चीनी है। दूसरे गिलास में 1 लीटर जल है और 200 मिलीग्राम चीनी है। तो जल यह विलायक के रूप में हो गया, यानी कि सॉल्वेंट हो गया, और ये जो हो गया सॉल्यूट, यानी कि विलेय हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों में तो विलायक समान है, लेकिन विलेय जो है इसमें कम मात्रा में 200 मिलीग्राम है। तो 200 मिलीग्राम है, तो ये इसको बोल देंगे हम लोग तनु विलयन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग तनु विलयन। और इसमें 1 लीटर जल में विलायक तो समान है, लेकिन विलेय जो है 500 ग्राम है। तो इसकी तुलना में, सेकेंड वाले की तुलना में जो फर्स्ट वाला है गिलास, उसमें चीनी या नमक या सोडा की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा अधिक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग सांद्र विलयन। यानी कि जिस विलयन में पानी अधिक हो, जिस विलयन में पानी अधिक हो, यानी कि विलायक अधिक हो और विलेय की मात्रा बहुत कम हो, उसको हम लोग तनु विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में पानी अधिक हो और विलायक भी अधिक मात्रा में, विलायक भी अधिक मात्रा में हो और विलेय भी अधिक मात्रा में हो, उस विलयन को हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस तरह से याद रखना है कि अगर इसको दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है कि अगर समान मात्रा में विलायक हो और असमान मात्रा में विलेय हो, तो वहां पर आप तनु और सांद्र में इसको बांट सकते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग करके डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ हो गया तनु विलयन। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम मात्रा में हो, यानी विलेय कम मात्रा में हो, उस विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में विलेय अधिक मात्रा में हो, उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तो इसको अच्छा से वीडियो को सुन के, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चौथा आधार हो गया विलेय के मात्रा के आधार पर। विलेय के मात्रा के आधार पर भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन जिसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा हो गया असंतृप्त विलयन जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा हो गया अति संतृप्त विलयन जिसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो तीनों को हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। संतृप्त यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम पहला बात करते हैं संतृप्त विलयन का। तो संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? जिस निश्चित ताप पर किसी भी विलायक में और अधिक मात्रा में हम विलय को नहीं घुला सकते हैं, यानी वो पहले से संतृप्त है और अधिक मात्रा में उसको नहीं घुला सकते हैं, तो उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त का मतलब होता है अभी अ का मतलब नहीं, जो संतृप्त नहीं है, अब इसको हमको संतृप्त करना है। तो क्या करेंगे कि उसी ताप पर यानी निश्चित ताप पर क्या करेंगे, किसी भी विलायक में और अधिक मात्रा में हम विलय पदार्थ को उसमें घुलाएंगे, संतृप्त करने के लिए उसको घुलाएंगे, तो उस विलयन को हम लोग असंतृप्त कहते हैं। कि जो पहले से संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, अब इसको संतृप्त करना है तो क्या करेंगे, उसको किसी भी निश्चित ताप पर हम विलायक में और अधिक मात्रा में विलय को घुलाएंगे, तो वह कहलाएगा असंतृप्त विलयन। और तीसरा है अति संतृप्त। अति का मतलब हो गया ज्यादा, यानी कि किसी भी विलायक में संतृप्त हो चुका है और संतृप्त होने के बाद और अधिक मात्रा में उसको विलायक को जबरदस्ती अगर उसको हम घुलाते हैं तो वह अति संतृप्त कहलाता है। तो इस तरह से बारी बारी से तीनों को डिफिनेशन लिख लेना है कि संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त किसको कहते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं संतृप्त विलयन का। संतृप्त विलयन के लिखे हैं यहाँ पर कि जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है, यानी जो संतृप्त पहले से हो चुका है, जिस विलयन में पहले से विलय की मात्रा भी है, विलायक की मात्रा भी है, इसको और अधिक मात्रा में हम इसको विलय को नहीं घुला सकते हैं, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। और इसका उल्टा हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होगा कि जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ को घुलाई जा सकती है। यहाँ है नहीं घुलाई जा सकती है, अंतर इतना ही है, नहीं घुलाई जा सकती है। और असंतृप्त में हो जाएगा कि जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ को घुलाई जा सकती है, उस विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं तो असंतृप्त विलयन जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ को घुलाया जा सकता है या घुलाई जा सकती है, उसे हम लोग असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखना है। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त हो गया कि जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में अधिकतम विलय की मात्रा घुली हो, जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में अधिकतम विलय की मात्रा घुली हो, उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो तीनों को बारी बारी से इसको हम परिभाषित कर देते हैं। ध्यान से सुनना है कि विलय की मात्रा के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं। विलय की मात्रा के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं विलयन को। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा हो गया असंतृप्त विलयन, तीसरा हो गया अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन उस विलयन को कहते हैं कि जिस निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ को नहीं घुलाई जा सकती है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन हो गया कि जिस विलयन में निश्चित ताप पर हम और अधिक मात्रा में किसी भी विलायक में और अधिक मात्रा में विलय को घुला सकते हैं, उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त हो गया कि किसी निश्चित ताप पर किसी भी विलायक में अधिकतम मात्रा में विलय पदार्थ घुला हुआ है, तो उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से सबको आधार को हम अलग अलग मार दिए हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके नोटबुक पर लिख करके ध्यान से पढ़ना है। और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही वीडियो छोड़ते हैं, अगले दिन हम बात करते हैं। इसका अगला टॉपिक लेकर आते हैं विलयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी विलयन का सांद्रता। हम बताएंगे मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाव क्या है। इस तरह से हम अलग अलग वीडियो प्रत्येक पार्ट में अलग अलग करके हम लोग बांट करके आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पर। तब तक के लिए